जब धीरे धीरे मराठा साम्राज्य में पेशवा पद भी कमजोर पड़ने लगता है, उस समय भारत में आई यूरोपीय कंपनियों में से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर भारत में जमा लिए थे और भारत के कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था। इस क्रम में अंग्रेजों की नज़र मराठा साम्राज्य की कमजोर हो रही सत्ता पर थी और तब अंग्रेजों और मराठाओं में संघर्ष देखने को मिला और इस क्रम में 3 एंगल मराठा युद्ध हुए। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में मराठा साम्राज्य में जाना था कि तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठाओं की हार के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और इसी दुख के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि पेशवा का अर्थ क्या होता है। जैसे आज पीएम बनता है, वैसे ही पहले पेशवा हुआ करते थे। जो बालाजी बाजीराव पेशवा थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र माधवराव को पेशवा बना दिया जाता है। लेकिन इससे माधवराव के चाचा अर्थात बालाजी बाजीराव के भाई रघुनाथ राव खुश नहीं थे, क्योंकि वह खुद ही पेशवा बनना चाहते थे। बाद में जब माधवराव की टीबी की बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तब उनके भाई नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है। परंतु इस क्रम में रघुनाथ राव ईर्ष्या की भावना खुद पेशवा बनने की चाह अपने अंदर रखता है। इसके कुछ ही समय बाद रघुनाथ राव एक षड्यंत्र के तहत नारायण राव की हत्या करवा देता है और खुद को पेशवा घोषित कर देता है, परंतु कोई उसे पेशवा पद के लिए योग्य नहीं मानता। इसके बाद नारायण राव की पत्नी उनके पुत्र को जन्म देती है और उनके पुत्र को सवाई माधवराव नाम दिया जाता है। मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री नाना फडणवीस द्वारा नारायण राव के पुत्र सवाई माधवराव को पेशवा बनाने का अभियान चलाया जाता है, जिसके अंदर वो सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि उस समय सवाई माधवराव केवल 40 दिन के थे, इसलिए उनका नेतृत्व कर्तव्य नाना फडणवीस द्वारा किया जाता है। रघुनाथ राव ईर्ष्या की भावना और अपने आप को पेशवा बनाने की चाह लेकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने लिए संयोग मांगने के लिए जाते हैं और इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण मराठा और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 3 एंगल मराठा युद्ध हुए। रघुनाथ राव ने अपने ही मराठा लोगों के विरुद्ध पेशवा बनने के लिए विरोध किया था। 1775 में रघुनाथ राव भारत में व्यापार करने आई अंग्रेजी कंपनी के पास अपने आप को मराठा साम्राज्य में पेशवा बनाने के लिए संयोग मांगने जाते हैं और उस समय वह सूरत में अंग्रेजी कंपनी की बॉम्बे प्रसिद्ध के पास जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए संयोग देने के लिए कुछ शर्तें रखी। क्योंकि रघुनाथ राव को पेशवा बनने की बहुत ज्यादा चाह थी, इसलिए वे सारी शर्तों को मान लेते हैं। इसके बदले में अंग्रेजी कंपनी के द्वारा रघुनाथ राव को 2500 सैनिक उसके सहयोग के लिए दिए जाते हैं, को सूरत संधि का नाम दिया गया और यह संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे प्रसिद्ध के मध्य 1775 में हुई थी। अंग्रेजी कंपनी की बंगाल प्रेसिडेंसी के पास बाकी 2 प्रेसिडेंसी अर्थात बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की देखरेख की जिम्मेवारी आ गई। इसलिए जो सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे प्रसिद्ध के मध्य हुई, उसकी एक प्रतिलिपि बंगाल प्रेसिडेंसी के पास भी जाती है। इसके बाद सूरत की संधि के तहत रघुनाथ राव और अंग्रेजी कंपनी की तरफ से कर्नल किट्स अपने सैनिकों के साथ मराठा साम्राज्य के साथ युद्ध करने के लिए जाते हैं। हरिपंत फड़के जो बारभाई परिषद के सदस्य भी थे, उनके द्वारा मराठों की तरफ से नेतृत्व किया गया था और इस प्रकार मार्च 1775 में प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हुई थी। परंतु इस युद्ध के दौरान जो सूरत की संधि की प्रतिलिपि बंगाल प्रेसिडेंसी में पास होने के लिए गई थी, उसको उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और अंग्रेजी कंपनी की बॉम्बे प्रसिद्ध को यह युद्ध बंगाल प्रेसिडेंसी द्वारा समाप्त करने के लिए कह दिया जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी द्वारा मराठों को भी यह युद्ध समाप्त करने के लिए कहा जाता है और बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कर्नल उपटेन को मराठों के पास पुरंदर संधि करने के लिए भेजा जाता है। यह पुरंदर की संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच 1776 में हुई थी। परंतु इस संधि के बाद अंग्रेजी कंपनी रघुनाथ राव के संपर्क में थी, जो पुरंदर संधि का उल्लंघन था, क्योंकि उसके हिसाब से मराठों के किसी भी विरोधी के साथ अंग्रेजी कंपनी ने हाथ मिलाने के लिए मना किया था। के बाद मराठाओं ने अपने बल को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया ताकि अंग्रेजी कंपनी भविष्य में उनसे युद्ध न कर पाए और इस क्रम में मराठों द्वारा 1777 में फ्रांस के साथ एक मैत्रीपूर्ण संधि करी गई।
मराठाओं की यह संधि का उद्देश्य अपनी सेना को और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ बनाना था। मराठों की फ्रांस के साथ इस मित्रपूर्ण संधि के तहत फ्रांस द्वारा मराठाओं को 2500 यूरोपीय सैनिक दिए गए और 10,000 भारतीय सैनिकों को यूरोपीय लाइन में प्रशिक्षण देने की बात कही गई और इसके बदले में मराठों द्वारा फ्रांस को पश्चिम बंदर का व्यापार करने के लिए दे दिया गया। मराठों की फ्रांस के साथ ऐसी संधि को जानकर अंग्रेजी कंपनी ने इसका विरोध किया और मराठाओं पर आक्रमण कर दिया। तब महादजी शिंदे द्वारा मराठा सेना का नेतृत्व किया गया था और उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी सेना को तालेगांव के पास घाटों पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और जैसे ही अंग्रेजी सेना वहां आक्रमण करने पहुंची, मराठा सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया और इसके साथ साथ मराठा सेना ने अंग्रेजी सेना के खोपाली में बने हुए बेस को भी ध्वस्त कर दिया। यह सब देखकर अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई और वाडगांव क्षेत्र में मराठा सेना द्वारा अंग्रेजी कंपनी की सेना को पूर्ण रूप से घेर लिया जाता है। इसके बदले 1779 में अंग्रेजी सेना का समर्पण करना पड़ता है। इसके साथ साथ वहां अंग्रेजी सेना के साथ रघुनाथ राव को भी मराठा सेना द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसके बाद रघुनाथ राव ने भी अंग्रेजी सेना के साथ समर्पण कर दिया और यह बात भी स्वीकार करी, उसकी वजह से ही अंग्रेजी सेना मराठों पर आक्रमण कर रही है। तब इस बड़गांव की संधि के तहत मराठों ने रघुनाथ राव को झांसी जाकर रहने को कहा और उसे पेंशन देने की बात कही गई थी, परंतु रघुनाथ द्वारा अपने पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा के प्रशासन में रखने की बात कही गई, जिसे मराठों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। परंतु बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने यह बड़गांव की संधि को अस्वीकार कर दिया और अपनी 3 सेना मराठों के विरुद्ध भेज दी। इन 3 सेनाओं का नेतृत्व कर्नल गॉर्ड, कप्तान पफोम और जनरल कमेक कर रहे थे। फरवरी 1779 में कर्नल गॉर्डर की सेना ने अहमदाबाद क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। अगस्त 1780 में कप्तान पफोम की सेना ने ग्वालियर पर अपना कब्जा कर लिया। इसके कुछ ही समय के बाद दिसंबर 1780 में फिर से कर्नल गॉर्डर की सेना ने बसीन पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद फरवरी 1781 में जनरल कमेक की सेना द्वारा सिपरी के युद्ध में महादजी शिंदे को पराजित कर दिया गया। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने नाना फर्नांडिस और पेशवा के साथ अपनी मांगों के हिसाब से संधि करने के लिए महादजी शिंदे को उनसे अलग करना चाहा। तब अक्टूबर 1781 में वारेन हेस्टिंग ने महादजी शिंदे के साथ एक अलग से शांति समझौता किया, जिसमें उनके सारे क्षेत्र महादजी शिंदे को वापस देने की बात कही गई, जिसके बदले में वारेन हेस्टिंग ने यह फैसला लिया कि उन्हें मराठाओं और अंग्रेजी कंपनी के बीच एक मध्यस्थ व्यक्ति की तरह रहना होगा। इस शांति समझौते से वारेन हेस्टिंग का उद्देश्य महादजी शिंदे को मराठों से अलग करना था और अब महादजी शिंदे न मराठों के साथ थे और न ही अंग्रेजी कंपनी के साथ। उनका कार्य बीच में रहकर अब होने वाली संधि में दोनों पक्षों में एक मध्यस्थ व्यक्ति की तरह कार्य करना था। महादजी शिंदे को मराठों से अलग करने के बाद अंग्रेजी कंपनी और मराठों में सालबाई की संधि हुई। अगर दोनों पक्षों की ओर से कोई इस संधि का विरोध करता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी महादजी शिंदे की होगी। दोस्तों, 1782 में मराठा और अंग्रेजी कंपनी के बीच में हुई सालबाई की संधि के बाद स्थिति सामान्य रूप से चल रही थी, परंतु 1795 में सवाई माधवराव द्वारा 21 वर्ष की आयु में शनिवार वाड़े से कूदकर खुदकुशी कर ली जाती है। मराठों द्वारा जिस रघुनाथ राव को पेंशन पर भेज दिया गया था, उसके 3 पुत्र थे और उनके नाम थे बाजीराव द्वितीय, मजीब राव द्वितीय और अमृत राव। इनमें से एक पुत्र अमृत राव को रघुनाथ द्वारा गोद लिया गया था। इस क्रम में बाद में रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया जाता है, परंतु वह एक कमजोर पेशवा था और नाना फर्नांडिस जिन्होंने सवाई माधवराज को पेशवा बनाने का अभियान चलाया था, वे ही बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में एक उच्च पद पर रहते हुए उसका कार्य संभाल कर रहे थे। बाद में 1800 में नाना फर्नांडिस की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मराठा साम्राज्य के अलग अलग गुटों या वंशों में आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है। वंशों की चर्चा हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, जैसे भोसले वंश, गायकवाड़ वंश, होलकर वंश, सिंधिया वंश। उस समय मराठा साम्राज्य के होलकर और सिंधिया वंश में बहुत संघर्ष होते रहते थे और इन संघर्षों में पेशवा का संयोग सिंधिया वंश को मिलता था। इसी क्रम में होलकर वंश के यशवंतराव होलकर द्वारा अपनी शक्तियों को और ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए
उत्तर भारत की तरफ अपने अभियान बिना पेशवा की मंजूरी के साथ शुरू कर दिए थे। यशवंतराव होलकर द्वारा अपने भाई बिठूजी होलकर को भी दक्षिण भारत में अपनी शक्तियों को मजबूत और दृढ़ बनाने के लिए अभियान करने के लिए भेज दिया जाता है। परंतु इसके साथ साथ बिठूजी होलकर पेशवा के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के लिए लग जाते हैं और पेशवा को चुनौती देने लगते हैं। बिठूजी होलकर के इस कार्य को देखकर पेशवा द्वारा बिठूजी होलकर को पकड़कर उनको हाथी के पांव के नीचे दबाने की सजा के आदेश दिए जाते हैं। होलकर के भाई यशवंतराव होलकर ने यह सूचना पाकर पेशवा और सिंधी वंश पर आक्रमण कर दिया और इसी क्रम में 1802 में पूना के पास हड़पसर क्षेत्र में यशवंतराव होलकर की सेना द्वारा पेशवा व सिंधिया वंश की सेना को हरा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में बाजीराव द्वितीय जो उस समय पेशवा के पद पर थे, उन्होंने पूना के अपने साम्राज्य को छोड़ दिया और बसीन क्षेत्र में चले गए। तब यशवंतराव ने पूना साम्राज्य में खुद को पेशवा न बनाकर विनायकराव को पेशवा बनाया, क्योंकि अगर वे खुद ही पेशवा बन जाते तो बाकी मराठा साम्राज्य के वंशों को इससे आपत्ति होती और वे सब मिलकर यशवंतराव पर आक्रमण कर देते। दोस्तों, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की थी कि रघुनाथ राव के 3 पुत्र थे, जिसमें से उसका गोद लिया हुआ पुत्र भी था जिसका नाम अमृत राव था। इसी अमृत राव का पुत्र विनायक राव था और वह बाजीराव द्वितीय का भतीजा भी था, जिसे यशवंतराव द्वारा पेशवा बनाया गया था। वह विनायक राव यशवंतराव के नियंत्रण के हिसाब से कार्य करता था और इसलिए यशवंतराव ने बाजीराव द्वितीय को हराने के बाद विनायक राव को पेशवा बनाया था। बाजीराव द्वितीय को फिर से पेशवा बनने की चाह थी। इसी क्रम में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सहायता मांगने के लिए वह जाता है। एक बार फिर से भारत के साम्राज्यों में आपस में संघर्ष होने का फायदा अंग्रेजों को मिलता है। अंग्रेजी कंपनी ने बाजीराव द्वितीय की मदद करना स्वीकार किया। इसके बदले बाजीराव द्वितीय के साथ समझौता भी किया जाता है और इसे हम बसीन की संधि कहते हैं और यह संधि 1802 में हुई थी। इस संधि के साथ मराठा साम्राज्य के विघटन का समय शुरू हो चुका था। बाद में बाजीराव द्वितीय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से 13 मई 1803 को फिर से पेशवा के पद पर आ गए थे, परंतु अब पेशवा पूर्ण आजादी के साथ अपना कार्य नहीं कर सकता था और बहुत हद तक अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण में ही कार्य करता था। इसके बाद जितने भी मराठा साम्राज्य के वंश थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उनके इस षड्यंत्र के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया, जिसे हम द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के नाम से संबोधित करते हैं। सिंधिया वंश, भोसले वंश, होलकर वंश द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अभियान किया गया, परंतु उनका यह अभियान विफल रहा। दोस्तों, जहां हमने जाना कि पहले 2 एंग्लो मराठा युद्धों में मराठा साम्राज्य में सत्ता की चाह में अंग्रेजी कंपनी से मदद ली गई, परंतु तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध में कुछ अलग कारण थे जो इस युद्ध का कारण बने। जब मराठा द्वारा कोई अभियान कराया जाता तो उनके अभियानों में पंडोरी भी उनकी सेना में जुड़कर उनका साथ देते थे और बदले में विजय प्राप्त करने के बाद पंडोरी उन जीते हुए क्षेत्रों में लूटपाट करते थे। पंडोरियों में सारे तरह के लोग हुआ करते थे, चाहे वह कोई भी धर्म, जात पात, वर्ग का क्यों ना हो। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से मराठा द्वारा कोई ज्यादा अभियान नहीं किए जाते थे और इस प्रकार पंडोरियों की भी कमाई बंद हो गई थी। तब इस क्रम में पंडोरियों ने अपनी पूर्ति के लिए आसपास के क्षेत्र, निजामों के क्षेत्र, कर्नाटका के नवाबों के क्षेत्र, मालाबार के क्षेत्र और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों पर लूटपाट करनी शुरू कर दी। तब 1817 में उस समय के अंग्रेजी कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पंडोरियों पर आक्रमण करने का निर्देश दिए गए थे। हेस्टिंग्स के इस निर्देश को मराठाओं ने अपनी संप्रभुता पर ठेस समझा और अंग्रेजों से इसका बदला लेने का निर्णय लिया और यह तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध प्रथम कारणों में से एक था। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी के द्वारा मराठा साम्राज्य के अलग अलग वंशों के केंद्रों पर निवास बना लिए थे, क्योंकि अगर मराठों द्वारा कोई विद्रोह का षड्यंत्र हो रहा हो तो उसे पकड़ लिया जाए। इसी क्रम में पेशवा और गायकवाड़ वंश के बीच वित्तीय संघर्ष होने शुरू हो गए। इसलिए गायकवाड़ वंश ने अपने मंत्री गंगाधर शास्त्री को पूना साम्राज्य में अर्थात पेशवा के पास भेजा था। वहां पेशवा के एक मंत्री त्रिमिंज काजी डागलिया द्वारा गायकवाड़ वंश के मंत्री गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी जाती है। अंग्रेजी कंपनी के द्वारा गायकवाड़ वंश का संयोग किया गया और उन्होंने पेशवा को त्रिमिंज काजी डागलिया को उन्हें सौंपने का आदेश दिया गया।
और इसके साथ अंग्रेजी कंपनी को पेशवा के विद्रोही बनने की आशंका भी हो रही थी। इसलिए तब अंग्रेजी कंपनी द्वारा पेशवा के साथ 1817 में एक पुणे की संधि करी गई थी। इन सभी कारणों के वजह से पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का निर्णय लिया और बाकी मराठों के वंश अर्थात भोसले वंश, सिंधिया वंश और होलके वंश के साथ मिलकर विद्रोह की रणनीति बनाई। अंग्रेजी कंपनी से झुककर पेशवा ने बहुत बड़ी सेना बना ली और बाकी वंशों को पेशवा के द्वारा मदद करी गई ताकि वे भी अपनी सेना बड़ी कर सकें। इस क्रम में पेशवा और सिंधिया वंश दूसरे साम्राज्यों से भी सहयोग लेने की कोशिश करने लग गए थे। उन्होंने उस समय के सिख साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह और नेपाल साम्राज्य से मदद मांगी थी, परंतु इस कार्य में अंग्रेजी कंपनी द्वारा सिंधिया वंश को पकड़ लिया गया था। तब अंग्रेजी कंपनी सिंधिया वंश के साथ ग्वालियर की संधि की थी और यह संधि नवंबर 1817 में हुई थी। इस संधि की शर्त कुछ इस प्रकार थी कि संधि वंश को पंडोरियों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देना होगा और ऐसे में अब संधि वंश पेशवा की कोई मदद नहीं कर सकते थे। इसके बाद पेशवा द्वारा सीधा आक्रमण के संदेश भोसले और होलकर वंश को दे दिए गए और इस क्रम में उन्होंने पुणे में ब्रिटिश निवास स्थानों पर आग लगा दी और नवंबर 1817 में तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध का प्रारंभ हो गया था। भोसले वंश के अप्पाराव भोसले द्वारा नागपुर में ब्रिटिश निवासों को आग लगा दी। इसके साथ पेशवा द्वारा खड़की के ब्रिटिश कैंप पर भी आक्रमण कर दिया गया। सितबल्दी के क्षेत्र में भोसले वंश की सेना और अंग्रेजी कंपनी की सेना के बीच युद्ध हो गया, परंतु खड़की में पेशवा और सतबल्दी में भोसले वंश की सेना दोनों को पराजय मिली। इसके बाद बाजीराव द्वितीय जो पेशवा थे वे दक्षिण की तरफ भाग जाते हैं और अंग्रेजी कंपनी को यह शंका थी कि पेशवा फिर से वहां आकर उन पर आक्रमण करेंगे, इसलिए अंग्रेजी कंपनी द्वारा और ज्यादा सेना को पुणे में बुला लिया जाता है। ऐसे में अंग्रेजी कंपनी की सेना एक टुकड़ी पुणे आने के क्रम में रात को कारेगांव क्षेत्र में रुकी और पेशवा ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया, परंतु बाजीराव द्वितीय को कारेगांव के युद्ध में पराजय मिली थी। इसके बाद बाजीराव द्वितीय फरवरी 1818 से लेकर जून 1800 तक अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भागते रहे। इसके बाद जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया और तब अंग्रेजी कंपनी के द्वारा पेशवा के पद को खत्म कर दिया गया। इस तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान जितने भी क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी ने कब्जे किए थे वे अंग्रेजी कंपनी के बॉम्बे प्रेसिडेंस के अंतर्गत रख दिए गए। बाजीराव द्वितीय को उनके साम्राज्य से अंग्रेजी कंपनी द्वारा निकालकर कानपुर के पास बिठूर नामक गांव में पेंशन में भेज दिया जाता है ताकि दूसरे राजाओं को यह बताया जा सके कि अंग्रेजों के विरुद्ध जाने का क्या परिणाम हो सकता है। अंग्रेजी कंपनी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का क्षेत्र दे दिया जाता है। इसके साथ साथ अंग्रेजी सेना द्वारा पंडोरियों का अंत भी कर दिया जाता है। पंडोरियों के मुख्य अमीर खान और करीम खान द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है और चीतू खान जंगलों में भाग जाता है। इस प्रकार मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के पूरे नियंत्रण में आ जाता है और अंग्रेजों का भारत में एक बड़े साम्राज्य पर कब्जा हो जाता है। तो दोस्तों आज का सफर हमारा यहीं तक था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।